नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र में। इतिहास लेखन ग्रंथों से हम लोगों ने शुरुआत की है और हम लोगों ने इसके पहले 7 इतिहास ग्रंथ देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आज अगले इतिहास ग्रंथ पर बात करेंगे। क्लास में सारे इतिहास ग्रंथों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग काल विभाजन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत, इसका प्रकाशन हुआ है 1959 ईस्वी में। 59 ईस्वी में इस ग्रंथ के लेखक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1959 ईस्वी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसे याद रख लेंगे दोस्तों, इसे भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रंथ कब आया है और किसने लिखा है। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद जी के बारे में एक चीज और जान लेने वाली होती है कि विश्वनाथ प्रसाद जी ने इन्होंने अपने ग्रंथ में रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में विभाजित करके बताया है, 3 भागों में विभाजित किया है। रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हुआ, इसे याद रख लेना है। एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले ग्रंथ पर। अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आया है 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो लिखा गया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। इसमें इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ को लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ देखने वाली बात है कि यह ग्रंथ जो है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने ही हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन्हीं को इन्होंने यहाँ हम लिख देंगे, इन्होंने प्रथम कवि माना है हिंदी का। इसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी मेंशन कर लेते हैं इसे। ठीक है, इसे माना है शालिभद्र सूरी को, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रिय प्रवास के रचयिता हरिऔध जी को आधुनिक काल के सूरदास कहने वाले भी गणपति चंद्र गुप्त है। इसे भी आप कहीं पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप मेंशन कर लेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। हिंदी साहित्य का इतिहास एक हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, इसके बाद एक और हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक नहीं है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने इनका संपादन किया है, हिंदी जी द्वारा संपादित है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, वृहत इतिहास मतलब बहुत बड़ा इतिहास, इसमें बहुत बड़ा इतिहास। ठीक है, 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी साहित्य का अब तक का सबसे बड़ा इतिहास जो रहा है वो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ है दोस्तों, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के नाम से। ठीक है, और ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, इसका प्रथम खंड जो है राजा बली पांडे जी ने इसके प्रथम खंड को प्रकाशित करवाया। देखिए दोस्तों, अब 16 खंडों में राजबली पांडे द्वारा प्रकाशित करवाया गया है, जो हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से प्रकाशित करवाया दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से प्रथम खंड लिखा गया और इसका प्रकाशन करवाया है राजबली पांडे द्वारा। ठीक है, इसके बाद इस प्रथम खंड के बाद छठा खंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठा खंड जो है वो रीति काव्य की भूमिका के नाम से, देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीति काव्य की भूमिका, इसे याद रख लेंगे, इसको नहीं भूलना है आपको। ठीक है, रीति काव्य की भूमिका का जो प्रकाशन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा करवाया गया है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के छठे खंड में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम लोग अगला खंड देखते हैं, 16वां खंड।
ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट खंड है मैंने यहाँ पर वही लिखे। इसके बाद सारे खंडों को यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगी मुझे। इसके बाद 16वां खंड जो है उसको भी देख लेते हैं। हिंदी का लोक साहित्य। ठीक है, हिंदी का लोक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। हिंदी का लोक साहित्य जो कि राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय ने, इन दो महान विद्वानों ने इसे प्रकाशित करवाया था 16वें खंड में। ठीक है, बृहद इतिहास के 16वें खंड में हिंदी का लोक साहित्य के नाम से राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगले अब देखिए यहाँ पर जो आया है ये शब्द नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि नागरी प्रचारिणी सभा से कई सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है ना दोस्तों, तो इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ आती हूँ, आप देख लीजिए। फिर देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, जो कि काशी से प्रकाशित हुआ था। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी काशी में। ठीक है, इसके बाद इसके मुख्य संस्थापक कौन रहे हैं? जिस समय यह नागरी प्रचारिणी सभा का जिस समय स्थापना हुई थी दोस्तों, उस समय इसके मुख्य संस्थापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, जिनके सहयोगी थे राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह जी। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह जी और राम नारायण मिश्र इनके सहयोगी थे। मुख्य संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो हुई है 1893 ईस्वी में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में हम देखते हैं कि राधा कृष्ण दास जी इनके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, इसको भी नहीं भूलना है आपको। यहाँ सारे ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, मैंने सिर्फ वही पॉइंट मेंशन किए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आपको सभी चीजें याद रख लेना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी प्रकाशन करवाया गया था इसी पत्रिका से, और इसका प्रकाशन हुआ था 1896 ईस्वी में। 1896 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया है दोस्तों, और प्रकाशन हुआ है दोस्तों 1896 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा है वो लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे लिखा है 1996 में। ठीक है, 1996 में लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य पर हमें हमारी समझ बनाने के लिए बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, ये कुछ ऐसे ग्रंथ है दोस्तों को लेकर हमारी दृष्टि विकसित होती है और हमारी समझ विकसित होती है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य से विषय से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप लोग नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इन ग्रंथों पर एक दृष्टि डालना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, यहीं से हमारी समझ विकसित होती है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, इसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हिंदी साहित्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती थी उनको हम लोगों ने शामिल कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी यदि हमारी समझ विकसित करनी है तो इन ग्रंथों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके बिना हम लोग हिंदी साहित्य को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास। ठीक है, हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास जो है 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, 86 में प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास। ठीक है, अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि सुमन राजे द्वारा लिखा हुआ है और ये प्रकाशित हुआ है 2003 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में प्रकाशित हुआ है सुमन
राजा के द्वारा लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सारे इंपोर्टेंट ग्रंथ मैंने मतलब हमारा जो प्रकरण था साहित्यिक ग्रंथों को लेकर के वो समाप्त होता है आज। इसके बाद हम लोग नया प्रकरण पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत 1959 में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने ही रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि में विभाजित किया है अपने इस ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतिकाल पर बहुत काम किया है। ठीक है, इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया है श्रृंगार काल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटकर बताया है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास देखा है हमने 1965 ईस्वी में। 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित है। हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा था कि ये 2 भागों में प्रकाशित है और गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का पहला कवि माना है शालिभद्र सूरी को। हम लोगों ने ये भी देखा है अभी, शालिभद्र सूरी को माना है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने ही आधुनिक काल का सूरदास कहा है जो प्रिय प्रवास के रचयिता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1973 में है, जो कि संपादक ग्रंथ है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, भूलना नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक नहीं है, ये सिर्फ इसके संपादक हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास हमने देखा था, एक विशाल इतिहास लिखा गया था नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। ठीक है, इससे 16 खंडों में प्रकाशित करवाया था, जिसमें प्रथम खंड राजबली पांडे ने हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे, के नाम से करवाया है। इसके बाद छठा खंड रीति काव्य की भूमिका। देखिए ये पूछा जाता है कि रीति काव्य की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बन जाते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, कैसे भी करके आप याद कर लीजिए इन्हें। इसके बाद देखते हैं 16वां खंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी का लोक साहित्य, राहुल सांकृत्यायन ने और कृष्णदेव उपाध्याय ने। ठीक है, इसके बाद नागरिक प्रचारिणी सभा पर दृष्टि डालते हैं। 1893 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। मुख्य संस्थापक रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी, सहयोगी रहे हैं राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह। इसके बाद नागरिक प्रचारिणी सभा में से ही नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का भी संपादन हुआ है दोस्तों, और इसका संपादन हुआ है 1896 में। ठीक है, इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है राधा कृष्ण दास जी है इसके प्रथम अध्यक्ष। अगले ग्रंथ को देखते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि आया है 1996 में, जो कि बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो इसे तो हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को हर विद्यार्थी को, हिंदी साहित्य प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, वैसे ही हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी हिंदी साहित्य के प्रत्येक यह पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा, और अंत में हमने देखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि 2003 में आया राजन द्वारा कृत है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ एक बात कहना चाहूंगी मैं कि यदि हम लोग हिंदी साहित्य से हमारा हिंदी साहित्य से हम लोग नेट सेट जेआरएफ या फिर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ग्रंथों को, उसके लिए आपके पास कुछ पुस्तकें होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास तो होना ही चाहिए। इसके बाद वैज्ञानिक इतिहास होना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से दूसरा इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास। तो ये ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, और आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं काल विभाजन।